ओके आ गए। नमस्कार दोस्तों, आज के बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर कक्षा 12 का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो बायोलॉजी में पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन यानी जनन, यूनिट फर्स्ट जनन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक। यूनिट फर्स्ट, इसमें से पहला लेसन है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। लेसन फर्स्ट, जीवों में जनन। जीवों में जनन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हमें जनन के बारे में पढ़ना है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन की विधियां कौन कौन सी होती है, किन किन में जनन होता है और किस प्रकार का होता है। इसमें से पहले हमें यह जानना है कि किसी भी जीव के बारे में जानना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे जीवन अवधि, पहले हमें जानना चाहिए इसमें कि जीवन अवधि क्या है। जब हम जीवन अवधि के बारे में जानेंगे तभी हम आगे पढ़ेंगे। जीवन अवधि, जीवन अवधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। जीवन अवधि, जीवन अवधि का तात्पर्य यहां पर है जीवन। जीवन मतलब किसी जीव का जीवन, उसका समय। अवधि का मतलब होता है समय, अर्थात किसी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु, यानी जब जीव का जन्म होता है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहेंगे? जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। ठीक। इसमें किसी जीव की जीवन अवधि उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का समय जीव की जीवन अवधि कहलाती है। मतलब समझ में आया? मतलब किसी जीव के जन्म से लेकर
जब उसका जन्म होता है वहां से उसका समय स्टार्ट हो जाता है। जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं जीवन। ठीक, लेकिन हम ये देखते हैं वो पौधे हों या जंतु हों, कुछ समय पश्चात यानी अपनी जीवन अवधि को पूर्ण करने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी पहचान इस पृथ्वी पर बनी रहती है। वो कैसे? वो रिप्रोडक्शन के द्वारा, यानी जनन के द्वारा। अब हमें जानना चाहिए कि जनन क्या है। देखते हैं, जनन इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आपकी यूनिट है रिप्रोडक्शन और इसी के बारे में हमें जानना है। जनन का तात्पर्य यहां पर कोई जीव अपने ही समान संतान उत्पत्ति करता है, यानी जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। यानी जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जनन कहलाती है, यानी रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक, जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पत्ति करने की यानी उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो जनन कहलाती है। हमें जनन के बारे में जानना है। अब जनन की विधियां, जनन कितने प्रकार का होता है तो देखते हैं जनन कितने प्रकार। देखिए, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। जनन मेनली दो प्रकार का होता है। पहला एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। यानी पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अब आप कहेंगे कि सर कायिक जनन भी तो होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये पौधों में होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो पौधों में कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक जनन। ध्यान दीजिएगा, इसलिए रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लिखना है आपको, जनन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, देखिए शब्द से अंतर समझिएगा। अलैंगिक का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट लिंग नहीं होते, और लैंगिक का मतलब हो गया जिसमें डिफरेंट लिंग हो गए। अलैंगिक
मतलब इसमें केवल एक ही जनक द्वारा, यानी एक ही पेरेंटल सेल द्वारा दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण होगा। ठीक, यानी पहला हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन देखते हैं। पहला है अलैंगिक जनन। जीवों में पाया जाने वाला, क्या होता है? जीवों में पाया जाने वाला ऐसा जनन, ध्यान से देखिएगा, जीवों में पाया जाने वाला ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक, केवल एक जनक यानी पेरेंट द्वारा ही दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। समझ में आया? मतलब केवल एक जनक होगा। एक जनक का तात्पर्य यहां पर यह है, जैसे हम देखते हैं ये अमीबा है, इसमें दो अमीबा की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के जनन में दो जीवों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा होते हैं, दोनों भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में दोनों भाग नहीं लेते। केवल एक ही जनक कोशिका होगी जिसमें से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा, और इसी प्रकार के जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विशेष पॉइंट इसमें क्या है कि अलैंगिक जनन द्वारा जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी या संतानों की उत्पत्ति होगी, वो सभी संतानें क्लोन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कि हूबहू वही, अर्थात जो लक्षण पेरेंटल सेल में होंगे वही लक्षण इन डॉटर सेल में होंगे। इसलिए नोट ध्यान दीजिएगा, ये एक विशेष पॉइंट है। इस प्रकार के जनन में, जनन से उत्पन्न संतति कोशिका क्लोन कहलाती है। ठीक, मतलब अलैंगिक जनन द्वारा जो भी संतानें उत्पन्न होंगी वो अपने पेरेंटल सेल के बिल्कुल समान होंगी। बिल्कुल समान का मतलब जो लक्षण इसमें होंगे वही लक्षण इनमें होंगे। वो कैसे होता है? क्योंकि जब भी कभी रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय डीएनए यानी जीन का विभाजन होता है और लक्षण का वाहक जीन होता है। इसमें जब ये विभाजित होते हैं तो उस समय इनका जो जीन होता है, ये जीन या डीएनए दो भागों में बंट जाता है, और जब ये डीएनए दो भागों में बंट जाता है तो उस समय ये कोशिका पूरी तरह दो भागों में डिवाइड हो जाती है। लेकिन एक ही डीएनए का विभाजन हुआ है ना, जब एक ही डीएनए का विभाजन हुआ है तो जब नई कोशिका बनेगी तो संरचना एक समान होगी और उनके लक्षण भी एक समान होंगे। ठीक, इसलिए
इसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। देखिए, अलैंगिक जनन में कई विधियां हैं और हम इन विधियों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं बता चुका हूं इसके पहले भी, अलैंगिक जनन पौधों में होता है, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन। एक विशेष पॉइंट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन पौधों में कायिक या वर्धी जनन कहलाता है। ये विशेष पॉइंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमें कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो जनन तो 3 प्रकार का होता है और 2 प्रकार का बता रहे हैं। बिल्कुल होता है, लेकिन पौधों में कायिक जनन, जो अलैंगिक जनन होता है, वो कायिक जनन या वर्धी जनन के रूप में होता है। ठीक, ध्यान। अब हम चलते हैं अलैंगिक जनन की विधियों को। जो भी चीज समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चलते हैं हम विधियों की, अलैंगिक जनन की विधियां। विधियों का मतलब देखो, कई विधि होती है और मेनली 5 विधियों द्वारा ये अलैंगिक जनन पूर्ण होता है। क्योंकि जीवों में विभाजन होता है तो कई प्रकार से होता है, वही विभाजन के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। ठीक है, देखिए पहली विधि के बारे में जानेंगे हम। पहली विधि है देखिए पहली विधि है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। द्विविभाजन, द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, दो विभाजन। देखिए सबसे ही मालूम चल रहा होगा, द्विविभाजन, द्विविभाजन का मतलब होता है 2 विभाजन। एक कोशिका कितने भागों में विभाजित होगी? 2 भागों। कितने? 2 भागों। यानी कि जनन की पहली विधि है 2 विभाजन यानी बाइनरी फिजन। इसमें एक जीव 2 भागों में विभाजित होगा, उसका प्रत्येक भाग एक नए या उसका प्रत्येक भाग एक नई कोशिका का निर्माण करेगा। देखिए द्विविभाजन पहला है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में मात्र कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका प्रत्येक भाग एक नई संतति कोशिका का निर्माण करती है।
मतलब इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है, क्योंकि अलैंगिक जनन का प्रकार है नहीं, मात्र कोशिका दो भागों में विभाजित होती है। कितने? दो भाग, जिसका प्रत्येक भाग एक नई संतति कोशिका का निर्माण करेगा। ठीक, मतलब इसका प्रत्येक भाग नई संतति कोशिका का निर्माण करेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अमीबा, यूग्लिना, यह सभी प्रोटोजोआ संघ के जन्म, सभी प्रोटोजोआ संघ के जीव। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अमीबा का देखते हैं हम। तो अमीबा में क्या होता है, ये अमीबा है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। इरेगुलर शेप होता है इसका, इसमें से अंदर एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। जब ये मैच्योर होता है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, तो उस समय होता क्या है कि इसका न्यूक्लियस आकार में वृद्धि करता है और लंबाई में बढ़ता है। इसका न्यूक्लियस लंबाई में बढ़ने लगता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बढ़ता है। फिर ये अमीबा बीच से कट यानी टूटने लगता है, या इसका सर्वप्रथम होता क्या है, इसका पहले न्यूक्लियस विभाजित होता है। तो ये न्यूक्लियस लंबाई में बढ़ता है और इस प्रकार से कुछ बन जाता है ये न्यूक्लियस, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये अपनी अवस्थाओं को पूर्ण करता है, तो दो भागों में विभाजित हो जाता है, पहला और दूसरा। ये देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। इस प्रकार से इसको कहेंगे हम पैरेंटल से, और ये दोनों डॉटर से। ठीक, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यूग्लिनम में होता है, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जंतु होते हैं सब में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं। इसका दूसरा टाइप है बीजाणु जनन। दूसरा नंबर बीजाणु जनन। स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। ठीक, बीजाणु जनन में क्या होता है कि इसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। कोशिका में बीजाणुओं का निर्माण होगा हवा के माध्यम से, किसी कई माध्यम होते हैं जिनके माध्यमों से ये उड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे और अंकुरित होकर एक नए पौधे का या नए जीव का निर्माण करेंगे। ये बीजाणु जनन होता है। तो ये इस प्रकार का अलैंगिक जनन, यानी इस प्रकार का अलैंगिक जनन, इस प्रकार का अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक में बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, जो अंकुरित होकर एक नए जीव का
निर्माण करता है, निर्माण करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पेनिसिलियम एक फंजाई है जिसमें से छोटे छोटे बीजाणु उसके ऊपर लगे होते हैं। देखा होगा आपने, ऐसी कुछ संरचना आपने पढ़ी होगी, ऐसी कुछ संरचना आपने पढ़ी है, इसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे इस प्रकार से इसके ऊपर बीजाणु लगे होते हैं। ये बीजाणु क्या होते हैं, इनको स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर्स। ये जब मैच्योर होते हैं तो ये अलग हो जाते हैं, मात्र कोशिका से अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। पेनिसिलियम, एक नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं। ठीक, ये दूसरा यानी दूसरी विधि है, अलैंगिक जन्म की दूसरी विधि। समझ में आ गई सबको? जो भी समस्या है पूछ लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि है मुकुलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बडिंग। मुकुलन यानी कि बडिंग। बडिंग क्रिया तो आपने क्लास 10 में भी पढ़ी है। बडिंग में क्या होता है ये हम आपको बता दें। बडिंग में एक आउटग्रोथ निकलती है। आउटग्रोथ का मतलब हो गया कि जैसे किसी पौधे से होता है या किसी जड़ से होता है, उसमें से एक नई संरचना निकलेगी। उस संरचना में वो संरचना मैच्योर होकर उस पैरेंटल से अलग होगी और बिखर जाएगी। तो बडिंग में क्या होता है, इस क्रिया में इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में एक कोशिका में एक बड, हिंदी में बोलते हैं मुकुल, का निर्माण होता है और यह परिपक्व होकर मात्र कोशिका से अलग हो जाता है, जो एक नई संतति कोशिका का निर्माण करता है। संतति कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा इसमें इस प्रकार का जनन हाइड्रा में। इसमें हाइड्रा में हाइड्रा में क्या होता है कि उसमें एक बड का यानी मुकुल का निर्माण होता है और वह मुकुल टूट जाता है, टूट कर एक नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रा हाइड्रा तथा ईस्ट, ये दोनों में देखने को मिलेगा। तो हम हाइड्रा में देखते हैं, हाइड्रा की संरचना आपने पढ़ी होगी, कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें छोटी सी मुकुल निकलती है और ये आपने ये पैरेंटल सेल है, इसको बड कहते हैं। और जैसे ही ये बड का निर्माण होता है, ये हाइड्रा बड क्या होता है, विकसित होता है और इस प्रकार से
विकसित होता है, लंबाई में वृद्धि करता है, और ये इस प्रकार से क्या होता है, मैच्योर होता है। जैसे जैसे ये वृद्धि करता है तो देखिएगा पूर्ण मैच्योरेशन अवस्था में ये आकर पेरेंटल सेल से अलग होने लगता है, पेरेंटल सेल से अलग होने लगता है, ठीक। और जैसे ये पूर्ण मैच्योर हो जाता है यानी परिपक्व होता है तो ये पेरेंटल सेल से पूरी तरह अलग हो जाता है और एक नई हाइड्रा यानी नई कोशिका का, दूसरे हाइड्रा का निर्माण करता है। देखिए ये इस प्रकार से क्या होती है, प्रोसेस चलती रहती है, इसे कहते हैं डॉटर सेल, ठीक। ये तीसरे प्रकार का अलैंगिक है। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार का। देखिएगा ये समझ में आ गया ना सबको, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं। चलिए आगे देखिए चौथे प्रकार का। चौथे प्रकार का अलैंगिक चरण है, देखते हैं खंडीभवन। खंडीभवन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, खंडीभवन। खंडीभवन का तात्पर्य तो समझ रहे होंगे, खंडन होना, टूट जाना, खंडन होना या टूट जाना, मतलब इसमें कोशिका क्या होती है, विखंडित हो जाती है, टूट जाती है, ठीक। जैसे मैं आपको देखता हूं, बताता हूं, देखिएगा खंडीभवन में इस प्रकार के जन्म में होता क्या है वो देखिएगा। इसमें कह रहा है नॉट इनफ फ्री स्पेस। हो जाए रुकिए रुकिए,